हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। जो आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 2 ऑसिलेशन का, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। देखो, हार्मोनिक मोशन में ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं कि ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो मूव करता है अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसकी वो है सिंपल। उस केस में हम वेलोसिटी और साथ में फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रखेंगे, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक रस्सी में पेंडुलम बंधा है और इसे हिलाएं, तो ऐसे हिलता रहेगा हिलता रहेगा हिलता रहेगा हिलता 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 एक टाइम पे रुक जाएगा। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये लेते हैं कि वो कभी भी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। नो फ्रिक्शन फोर्सेस देयर, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है। तो हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कुछ ऐसा ही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत सिंपल है। इसमें क्या कहता है, द पार्टिकल इज मूव्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वही सेम चीज रहेंगी। नाउ दूसरी चीज इसमें ये होगी, द रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर तुम कोई भी फोर्स लगाते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल रहेगी। आप ये बोल सकता हूं मैं कि डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। मान लेते हैं स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने खींचा, जब खींचूंगा छोड़ूंगा वापस जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको यहां से खींचा, खींचने पे इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ गई। जितना ज्यादा खींचूंगा उतनी ज्यादा इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी, और रीस्टोरिंग फोर्स आने की वजह से वो एकदम से मोशन करेगा। तो एक और चीज याद रखेंगे, अगर मान लेते हैं पेंडुलम है, इसमें रस्सी बंधी है, तो ऐसे 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 से हो रहा है, तो हमेशा जो इसका मोशन होगा वो मीन पोजीशन पे होगा। जैसे यहाँ पे अगर देख लेते हैं, हमारे पास ये मैंने क्या कर रखा है, एक स्ट्रिंग में एक पेंडुलम बांध रखा है। जब इधर जाएगा तो यहाँ जाएगा, इसके बाद ये इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। मतलब ये मैंने 3 पोजीशन दिखा रखी है। जो ये पोजीशन बेसिकली दीज आर मैक्सिमम पोजीशन। वैसे तो देखकर ज्यादा हो गया है, मैक्सिमम पोजीशन मुझे इक्वल में लेनी चाहिए। यहाँ पे हाँ बेटर, थोड़ा बहुत काम चल सकता है इससे, बराबर अभी भी नहीं है। एनीवेज, तो पेंडुलम क्या करता है, वहां जाता है और फिर यहाँ आता है। अगर मैं इसके अंदर मीन पोजीशन की बात करूं तो दिस इज द मीन पोजीशन। जो ये वाली है इसे बोलते हैं मीन पोजीशन। और अगर इस तरफ को इसे खींचोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये था बेसिकली पेंडुलम के केस में। अब यही केस अगर मान लेते हैं स्प्रिंग लेते हैं। अब मैं एक और केस बता रहा हूं मैं स्प्रिंग का। मैंने क्या किया, यहां पर एक स्प्रिंग है। अब इस तरफ मैंने इसमें डिस्प्लेसमेंट करी। जब इस तरफ डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो ऑपोजिट साइड एक फोर्स आ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। नाउ जिसको इस स्प्रिंग को मान लेते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके गया हूं से यहां तक ना, तो ये वाली जो पोजीशन है इसकी, ये है मेन पोजीशन। तो ये आ गई मैक्सिमम पोजीशन। यहां जाएगा, फिर वो यहां जाएगा, फिर वो ऊपर ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहेगा, और इसी ऑसिलेशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसे प्रूव करके भी देख लेते हैं। वैसे तो इसकी जो कंडीशन है, सबसे पहली चीज टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। दूसरा फोर्स जो है या फिर डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो मोशन है पार्टिकल का वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होना चाहिए। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी फोर्स भी नहीं होगी। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल पे फोर्स लगाई। नाउ रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यही होता है ना, जितना ज्यादा मैं डिस्प्लेस करूंगा उसको पोजीशन से, उतना ज्यादा उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और उस एनर्जी के साथ इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। मान लेते हैं इसको मैंने एक्स डिस्प्लेस किया। नाउ दिस एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। नाउ एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटा के इसे इक्वल में चेंज कर दिया। नाउ हियर जो के है वो इतना कांस्टेंट होता है, हम इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। या फिर अगर हम बात करें नेगेटिव साइन की, जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है वो ये बताता है दैट एफ इज
ऑपोजिट टू दैट ऑफ x। जो f है वो x से ऑपोजिट एक्ट कर रहा है, मतलब ये है कि x डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहा हूं तो इसके अंदर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो इससे साफ पता लग रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन आएगी। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, वो कहता है भाई F इज इक्वल टू एम ए। यही रीस्टोरिंग अब बदल जाएगी किसमें, एक्सेलरेशन में। किसमें, एक्सेलरेशन में। ना अगर मैं इन दोनों को देखूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर मैं यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एन। क्लियर है यहाँ पे। नो इनको जो वैल्यू ये कांस्टेंट ले लेते हैं, सो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। आप पता लग रहा है। तो हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को कि इट इज द मोशन इन विच द पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन, मतलब टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन in which the acceleration of that particle is directly proportional to its displacement, and the motion of the particle is always about its mean position या towards its mean position। तो ये बताता है बेसिकली एसएचएम। इतना सा काम है एसएचएम का। एसएचएम अगर कोई पूछता है तो क्या होता है, सबसे पहले टू एंड फ्रो मोशन होता है, दूसरा हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बता दो, या फिर ये बता दो कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या तीसरी चीज बता सकते हो कि मोशन अबाउट हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो ये तीन चीजें तुम बता सकते हो एसएचएम के अंदर। अब अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स के बारे में, तो एग्जांपल हो सकता है या तो लोडेड स्प्रिंग, या फिर मास सस्पेंडेड इन द स्ट्रिंग, या फिर इसके अलावा पेंडुलम ये आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या थी, बेसिकली एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल मैं पहले ही बता चुका हूं तो मैं दोबारा एग्जाम्पल नहीं लिखवाऊंगा, पहले वीडियो में मैं लिखवा चुका हूं। बट हाँ, सम इसेंशियल कंडीशन जरूर लिखवाऊंगा जिससे तुम्हें यह पता लगेगा कि एसएचएम होता क्या है। तो कुछ एसएचएम की जो एसेंशियल कंडीशन है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम। नंबर 1 इसमें आता है कि बेटा ये हमेशा पीरियोडिक होगा। ये तो हमें सबसे पहले पता है कि जो एसएचएम होता है वो हमेशा पीरियोडिक फंक्शन होता है। दूसरा ध्यान देंगे कि टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंपल सिंगल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए उनकी और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, बाकी तो वेरी होता रहता है। दूसरे की बात करें हम तो रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट बेसिकली उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तीसरी चीज देखेंगे हम, देख लिए। चौथी चीज देखेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज ओपोज इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ है तो रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ स्टोर हो जाएगी। और लास्ट है कि अगर एसएचएम की बात करें तो ये चीज साइन या फिर कोसाइन के सिंगल फंक्शन में एक्सप्रेस की जाती है। वैसे तो मैं करवाने वाला हूं अभी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, बट फिर भी अगर एक चीज पूछना चाहो तो बता सकता हूं यहाँ पे, दैट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल और में x इज इक्वल टू ए कॉज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब यहाँ पे क्या है, फाई नॉट क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है, ए क्या है, कॉस साइन क्यों है, एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, इन सब के बारे में देखो। वैसे मैं बता चुका हूँ इसकी वेव क्या होती है और ये डिस्प्लेसमेंट होती है ऑसिलेशन के अंदर फर्स्ट लेक्चर में। बट अब हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की। तो उस इक्वेशन को हम दो तरीके से सीखेंगे और फिर देखेंगे क्या वो काम करती है या नहीं करती है। और एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला जो तुम पढ़ते हो, दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, ये कहां से आता है इसके बारे में बताऊंगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ओमेगा स्क्वायर को हम के बाय एम क्यों लिखते हैं, तो उसका आंसर भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब हम शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। छोटी चीज यहाँ पे पहले तो बताऊंगा जो सबसे इजी है, वो ये बताऊंगा कि इन एसएचएम मैं बता चुका हूं दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एफ यहाँ पे मैं इतना छोटा नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शन के लिए होता है डायरेक्ट। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है और के क्या चीज है। अगर मैं नेगेटिव साइन की बात करूं तो ये है कि एफ इज ऑलवेज ऑपोजिट टू एक्स, और अगर मैं के की बात करूं तो के क्या है हमारे पास यहाँ पे
स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर। इसके अलावा हम इसे फोर्स कांस्टेंट भी यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं है। अगर कुछ आता है के की वजह से कुछ सुनने को मिलता है तो हम इसे फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नो, तो चलो ये तो खत्म हो गया, मैंने इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया। नो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूं तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, ये मैंने पहले ही बताया और तुम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ये एक्सेलरेशन को अगर डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखे तो F इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया बेटा कि अगर x की बात करें x, तो जो वेलोसिटी होती है वो होती है dx ओवर dt, और अगर a की बात करें तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt and which is equal to d by dt of x, मतलब dx by dt। जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर आ गया, तो वहीं से मैंने ये वैल्यू उधार ली है। नाउ दिस इज सेकंड एंड फ्रॉम 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा that m d square x upon dt square which is equal to minus kx, ये आ गया, बहुत बढ़िया। अगर इस वैल्यू को यहाँ लेके आ जाऊँ मैं तो d square x upon dt square which is equal to minus k by m into x हो सकता है, क्लियर है? नो, देखो इस k by m को हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर यूज करते हैं, बट मैंने अगेन बताया कि कैसे आया वो मैं जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखोगे दैट बाय पुटिंग ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x, ये आ गया। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, भूलूंगा नहीं, चिंता ना करो, वीडियो में मैं बताऊंगा जरूर। एक तो ये आ गया तुम्हारे पास, और एक इक्वेशन और बन सकती है दैट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये बन सकती है। तो इन दोनों को हम डब्बे में डाल देते हैं, इस वाले को भी डब्बे में डाल देते हैं, इस वाले को भी डब्बे में डाल देते हैं, और एक चीज को हम उधार रखते हैं। तुम्हारा उधार मेरे ऊपर चढ़ गया है कि ओमेगा स्क्वायर मैंने k by m क्यों यूज किया है। नाउ लेट a इज इक्वल, मतलब x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। मैंने बताया था SHM को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल साइन या फिर कोसाइन के फंक्शन में। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हमने एक इक्वेशन लेट की है, बेसिकली दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस इक्वेशन प्रोबेबली। सो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान देंगे, dx ओवर dt, अगर मैं dx ओवर dt करता हूं तो a का a रहेगा, cos का साइन में बदल जाएगा, डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन cos की क्या होती है, माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। एंड लास्ट थिंग, इसमें चेन रूल लगेगा जिसकी वजह से हमारे पास इस ओमेगा टी में से भी ओमेगा निकल जाएगा, क्लियर है? ऐसे ही आया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव होगी, ए का एज इट इज ए रहेगा, और ओमेगा, चलो ऐसा करते हैं ओमेगा आगे लगा देते हैं, सो ओमेगा ए एज इट इज रहेगा, साइन की कॉज हो जाएगी, ध्यान रखना, और माइनस भी साथ में लगेगा ना, ए कॉज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। एंड नंबर 2 थिंग इज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन इज ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, ओमेगा। नाउ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, x की वैल्यू थी a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो क्या मैं इस पूरे की जगह x लिख सकता हूं? मुझे लगता है लिख ही सकता हूं, वैसे भी लोगों को कैसे दूं, तो ये आ गया हमारे पास। नाउ अगर मैं इसको देखूं तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, या फिर प्लस कर देते हैं, छोड़ो माइनस, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन को पकड़ लो और पकड़ लो भाई इस इक्वेशन को। इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखो, ये है इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 6।
अगर तुम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन देखोगे तो तुम साफ साफ पता लगा सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, k बाय m। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 omega square is equal to k by m and omega is equal to under root k by m। क्लियर है, ये यहां से आया है। ठीक है, दो इक्वेशंस को हम इक्वेट करते हैं और वहां से पता लगता है कि भाई ओमेगा की जगह हम k, ओमेगा स्क्वायर की जगह हम k बाय m की वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखो ये तो थी तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑब्वियसली जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके अंदर क्या चीज है, मतलब a क्या है, cos क्या है, उसके बारे में बताना है मुझे। तो बस उसके बारे में अभी बात करते हैं। देखो हमारे पास, चलो इरेज कर लेते हैं। ओके, तो जो एसएचएम चैप्टर है बहुत इजी है, इसमें सारी की सारी कहानी तुम्हारी सिर्फ एक इक्वेशन के ऊपर टिकी है, विच इज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t या फिर a sin ओमेगा t। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर, मतलब इस इक्वेशन के अलावा मुझे नहीं लगता कि चैप्टर में कुछ मुश्किल है। यही इक्वेशन ऐसी है जिसको तोड़ के मरोड़ के डेरिवेटिव करके और कुछ नॉलेज फिजिक्स की पहले यूज करके ही ऑसिलेशन को किया गया है। नो, तो जो इक्वेशन है हमारे पास वो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट है। अगर मैं यहां पे x बताऊं, ये है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। टाइम t पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है और वो t की वैल्यू ये है। ना a की बात करें, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोला जाता है। अब ये पूरा का पूरा बात करो तो ये पूरा का पूरा हम बोलते हैं इसे फेज। फेज कि वो किस फेज में लाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि एंगल है तो किस एंगल पे लाई कर रहा है वो। ना अगर मैं इसकी बात करूं ना, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो, एंगुलर वेलोसिटी बोल दो, फॉर्मूला तो एक ही बनता है ना। इसका जो होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू विच इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ये भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसकी। टी की वैल्यू पता लगी गई है। अगर ये फाई नॉट है, इसके बारे में मुझे पता, तुम सोच रहे हो क्या चीज है ना। दिस इज इनिशियल फेज। इनिशियल फेज होता है बेटा जो तुम्हारे पास ऑलरेडी t इज इक्वल टू 0 पे है, मतलब बाप दादा की जो जायदाद है वो है एट t इज इक्वल टू 0। द फेज विच इज प्रेजेंट एट द t इज इक्वल टू 0, या फिर इनिशियली जो हमारे पास प्रेजेंट हो, या फिर हम इसे इपॉक भी बोलते हैं। अगर एक नंबर में कभी क्वेश्चन आता है इसे लिखा है देखो तो भूलना मत, सोच लेना मेरी वीडियो में पढ़ा था तुमने और यहाँ से लिख सकते हो। एनीवेज, तो ये हमारे पास बेसिकली मैंने तुम्हें बताया कि इक्वेशन में क्या क्या कैसे यूज होने वाला है आगे फर्दर चैप्टर में। अब जो हम बात करेंगे इसके अंदर वो बात करेंगे भाई टाइम पीरियड। अगर ये एसएचएम है तो टाइम पीरियड की बात करेंगे, टाइम पीरियड इन एसएचएम। क्योंकि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है और हम इसमें बोलते हैं कि टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट करता है, कब रिपीट करता है वही तो देखना है। ठीक है, बेटा एंगुलर वेलोसिटी लिखो, तुम ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे फिर आगे जाके। वेलोसिटी लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ओमेगा। ओके ना, एज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। देखो एक और चीज बताना चाहूंगा मैं कि भाई कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारी बुक्स में इसको a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट से ले रखा है। मैंने तुम्हें बताया था पहले वाले लेक्चर में कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। cos की इक्वेशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट होगी और जो sin की इक्वेशन है वो सेंटर से स्टार्ट होगी, मतलब वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होगी। तो कंफ्यूज होने वाली इतनी सी भी बात नहीं है। बाकी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खाली है। तो ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। नाउ t is replaced by t plus 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि ये 2 पाई बाय ओमेगा के बाद दोबारा से रिपीट होगा। ये क्या चीज है बेसिकली, ये हमारे पास एंगल है 360 को जब हमने एंगुलर वेलोसिटी से डिवाइड किया है तो ये क्या आ गया, ये भी टाइम आ गया। मतलब ये पोजीशन है, यहाँ करते हैं, ये पोजीशन है मान लो,
ये 360 डिग्री एंगल बनाने के बाद दोबारा आएगी, फिर 360 एंगल बनाने के बाद दोबारा आएगी, फिर दोबारा से आएगी, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। नाउ x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब इसमें क्या करने वाला हूँ मैं, t की वैल्यू चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा प्लस फाई नॉट, ये आ गया। नाउ x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस फाई नॉट को पता नहीं क्या हो गया, बुखार हो गया लगता है। ना फाई नॉट आ गया, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो भाई। तो x इज इक्वल टू a cos, ध्यान रखना cos x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू ओनली cos x, क्लियर है। तो a cos यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सो टाइम पीरियड ऑफ oscillation in SHM, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। इस टाइम के बाद फंक्शन रिपीट कर रहा है अपने आप को। ना t इज इक्वल टू 2 पाई, हमें पता था कि ओमेगा को हम k बाय m लिखते हैं, मतलब ओमेगा स्क्वायर को k बाय लिखते हैं। तो इसको अगर इधर कर देते हैं, जब मैं फर्दर देखूं तो हमारे पास क्या आया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। नाउ m और k क्या चीज, अच्छा एक और चीज बता दूं मैं, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड, सो 1 बाय 2 पाई अंडर रूट k अपॉन m, उल्टा हो जाता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, तो इजी है। नाउ m की बात करें तो ये होता है इनर्शिया, इनर्शिया फैक्टर। देखो मास जो है वो बेसिकली इनर्शिया से डिफाइन होता है, ठीक है, जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ज्यादा मास लिया जाता है। और ये क्या है हमारे पास, स्प्रिंग फैक्टर या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट होल अंडर, ओ सॉरी देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक व्हिच इज 2 पाई। ऐसे इसमें हो जाएगा। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज द टाइम पीरियड एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। प्रिंटर ऑन हो गया अपने आप, हाँ एनीवेज। तो भाई आज हम इस वीडियो में यहीं तक करने वाले हैं। और इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट पढ़ी है और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है एसएचएम की। ये बताया था मैंने ओमेगा स्क्वायर की जगह k बाई m कैसे आया, और इसके अलावा जो टाइम पीरियड की है ऑसिलेशन का और एसएचएम के बारे में बताया है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों में बांट देना अपने वीडियो को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।